शकलैन खान के बेटे की शादी जारी थी। लोगों के बातें करने की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। अगले ही लम्हे बेहतरीन साउंड सिस्टम पर पश्तो की भड़कीली सी धुन सुनाई देने लगी और उसके साथ ही पलवशा का लचकदार बदन उस धुन से हमाहंग हो गया। चंद मंचलों ने पहले उसका साथ देना चाहा, मगर उसकी महारत देखते हुए वो खुद ब खुद पीछे हट गए। वो अपने हाथ पांव का इस्तेमाल इस खूबसूरती से कर रही थी गोया उसकी सारी जिंदगी इसी शुगल में गुजरी हो। इस खुशकुन नजारे से नजरें हटाना काफी दुश्वार था, लेकिन मैंने कोशिश करके अनार गुल की जानिब निगाहें घुमाई। उसके चेहरे पर जो तासुरात नजर आ रहे थे उन्हें देखकर मुझे पलवशा की बात में कोई शक नहीं रहा था। उस वक्त उसकी आंखें किसी गिद्ध की तरह पलवशा के बदन पर गड़ी थी। बदलती धुनों के साथ उसके हाथ पांव और जिस्म की हरकत भी तब्दील हो जाती थी। जो वक्त गुजर रहा था उसकी हरकत में सुस्ती के बजाय तेजी आती जा रही थी और उसके साथ ही लोगों की जेबों के मुंह भी खुल रहे थे। ढोल बजाने वाले को पिछले 2-3 दिन ढोल पीटने पर इतनी रकम हाथ नहीं आई होगी जो इन लम्हात में इकट्ठी हो रही थी। यूं भी इतना तो वो जानता था कि पलवशा कोई पेशावर नाचने वाला नहीं है जो उसके साथ रकम में हिस्सेदारी का दावा करता। और फिर मैंने देखा कि वो पैसे फेंकने वालों के साथ नाचते हुए अटखेलियां करने लगी। उसका अंदाज बिल्कुल किसी बाजारी लड़के का सा था। कुछ लोग जो उसे नहीं जानते थे उन्होंने अपने किसी दोस्त और साथी वगैरह के सर पर बड़ा नोट रख कर पकड़ा। ढोल और शहनाई बजाने वालों ने जब वो नोट पकड़ना चाहा तो उन्होंने पलवशा की जानिब इशारा किया कि वो खुद आकर नोट पकड़े। पलवशा पेशावर तो नहीं थी कि उधर जाती, मगर उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब वो उस बंदे की तरफ बढ़ गई जिसने एक बड़ा नोट निकाल कर अपने साथी के सर पर पकड़ा हुआ था। उसके सामने चक्कर काटते हुए पलवशा ने 2-3 नोट उसके हाथ से झपटे। इस दौरान उसने 2-3 बार पलवशा की कलाई पकड़ने की कोशिश की, मगर वो सफाई से अपनी कलाई बचा गई। उसी वक्त एक आदमी ने मेरे सर पर 10 रुपए का नोट पकड़ा। मैंने हैरानी से उसकी जानिब देखा। वो वही जवान था जिससे थोड़ी देर पहले पलवशा कोई बात कर रही थी। पलवशा भी शायद उसी लम्हे की मुंतजिर थी। वो बाकी आदमियों के बड़े नोटों को नजरअंदाज करती हुई चक्कर काटते हुए वहां पहुंची और आते साथ मेरी गोद में बैठते हुए वो नोट उठाने लगी। मैं बिल्कुल सुन हो गया था। ये क्या मजाक है? मेरे मुंह से फंसी फंसी आवाज निकली। मैं उससे इतनी ज्यादा बेबाकी की उम्मीद नहीं कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए मुझे झिड़का, खामोश रहो। मुझे महसूस हुआ कि वो ये सब एक मंसूबे के तहत कर रही थी। उस आदमी ने मेरे सर पर 5-6 नोट पकड़े और फिर आखिरी नोट पलवशा की गाल के साथ लगाकर उसके हाथ में पकड़ाया और पीछे हट गया। उसकी इस हरकत का बुरा मनाए बगैर वो दोबारा उठकर नाचते हुए मुझसे दूर जाने लगी। उसी वक्त मैंने अनार गुल को जेब से 500 का नोट निकालकर अपने साथ बैठे आदमी के सर पर पकड़ते देखा। पलवशा नाचते हुए उसके करीब पहुंची और उसके हाथ से पैसे पकड़ लिए। 4 नोट मुसलसल पलवशा को पकड़वाने के बाद अनार गुल ने उसकी कलाई से पकड़ने की कोशिश की, मगर वो चाबुकदस्ती से अपनी कलाई उसके हाथ में आने से बचा गई थी। अनार गुल चेहरे पर हवस के तासुरात सजाए जेब से मजीद नोट निकाल कर पास बैठे आदमी के सर पर रखने लगा। मजीद 2-3 नोट कुर्बान करने के बाद उसने एकदम झपट कर पलवशा को पकड़ा और गोद में बिठाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त पलवशा ने खुद को झटके से उसकी गिरफ्त से छुड़ाया और उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। अनार गुल के चेहरे पर तैश भरे आसार नमूदार हुए और उसने दोबारा खड़े होकर पलवशा पर हाथ डाले। उस वक्त जो हुआ वो मेरी समझ से बाहर था। मैंने इस्तरारी अंदाज में गोद में पड़ी क्लैशनकोफ हाथ में पकड़ ली थी, लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले पलवशा ने अपना घुटना जोरदार अंदाज में अनार गुल की टांगों के बीच में मार दिया था। उसके मुंह से काफी बुलंद कराह खारिज हुई थी। अगले ही लम्हे जैसे बिजली चमकती है, पलवशा ने झुककर अपनी पिंडली से बंधा खंजर निकाला और उसकी गर्दन पर भरपूर अंदाज में चला दिया। लोग अभी तक इस मामले को मजाक ले रहे थे। अनारगुल के नीचे गिरकर तड़पने के मंजर से एकदम चीखो पुकार शुरू हो गई थी। उसी वक्त मेरी नजरों ने अनारगुल के एक साथी को क्लैशनकोफ कंधे से उतारकर कॉक करते देखा। पलवशा की नजर भी उस पर पड़ गई थी, लेकिन जो ही उसने क्लैशनकोफ उसकी जानिब सीधी की, मैंने एक लम्हे में क्लैशनकोफ कंधे से लगाई और ट्रिगर दबाते हुए उसकी गोली चलाने की ख्वाहिश को हसरत में तब्दील कर दिया। माथे पर लगने वाली गोली से वो मुंह के बल गिरा। मैं भागकर पलवशा के करीब पहुंचा और बगैर किसी ताखुर के उसे अपनी आड़ में ले लिया। अनारगुल का जिस्म अभी तक झटके ले रहा था, लेकिन उसके साथी का जिस्म साकित हो गया था। उसी वक्त किसी को ख्याल आया और उसने साउंड सिस्टम बंद कर दिया। 5-6 आदमी मेरे और अनारगुल के साथियों के दरमियान आ गए थे। वहां पर उसके 4 साथी और भी मौजूद थे। शकलैन खान नजदीक आकर तशवीश भरी नजरों से लाशों को देखने लगा। उसकी आवाज में गम और गुस्सा उबल रहा था। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? मैं अक्खड़पन से बोला, बिल्कुल वही किया जो करना चाहिए था। मेरा दोस्त पेशावर नाचने वाला नहीं है, वो तो बस सरदार ज़्यादा दिलदार के कहने पर नाच रहा था और इस घटिया इंसान ने सबके सामने उसे बेइज्जत करने की कोशिश की। मेरे दाएं जानिब खड़े जवान ने वाज़ेह अंदाज में मेरी तायद की,
अनारगुल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने उसकी जानिब देखा, वो वही था जो मेरे सर पर पैसे पकड़ रहा था। एक आदमी ने मेरी गोली से मरने वाले का नाम लिया। चलो अनारगुल की तो खैर है, शम्स को तो नहीं मारना चाहिए था। मैंने कहा पहल उसने की थी, क्या मैं चुपचाप तमाशा देखता रहता? मेरी बात के जवाब में 3-4 आदमी मुसलसल बोलने लगे। अनारगुल के साथी भी तमतमाते हुए चेहरे के साथ हमें खतरनाक नताइज की धमकियां दे रहे थे। अचानक मुझे अपने बाजू पर किसी का लम्स महसूस हुआ। मैंने उसकी तरफ देखा, वो पलवशा थी। मेरे मुतवज्जा होते ही वो दबी जबान में बोली, वी नीड टू रन अवे फ्रॉम हियर। मैंने भी अंग्रेजी जबान में जवाब दिया, इतना आसान है? वो बोली, मैं जा रही हूँ, मुझे रोकने के बहाने तुम भी मेरे पीछे आ जाओ। अगर मोटरसाइकिल तक पहुंच गए तो फिर निकलना मुश्किल नहीं होगा। उसके तेज दिमाग ने 1 मिनट में तजवीज सोच ली थी। मैंने फौरन असबात में सर हिला दिया, ठीक है। उस वक्त सकलैन खान लोगों को लाशों से दूर हटने का कह रहा था। अनारगुल के साथ ही शोर कर रहे थे कि वो उसी वक्त बदला लेंगे। दिलदार खान और उसके 2-3 दोस्त उन्हें ठंडा करने की तगोदौ में थे। सकलैन खान पलवशा को मुखातिब हुआ, लड़के तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। बिलाशुबा गलती अनारगुल की भी थी, लेकिन तुम्हें इंतहाई कदम नहीं उठाना चाहिए था। वो बोली, चचा जान आप भी इस खबीस की तरफदारी कर रहे हैं। ठहरो, मैं अपने हाजी चचा को बुला कर लाता हूँ। पलवशा ने बहाना घड़ने में देर नहीं की थी। ये कहते हुए वो तेज कदमों से बैरूनी दरवाजे की तरफ चल पड़ा। नहीं पलू खान, हाजी साहब को कुछ न बताना, रुक जाओ, हम खुद इस मामले से निमट लेंगे। मैंने आवाज़ बुलंद उसे पुकारा, मगर वो सुनी अनसुनी करती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैंने कहा, पलू खान वापस आ जाओ। मैंने एक बार फिर उसे पुकारा। उस वक्त वो दरवाजे के पास पहुंच चुकी थी। सकलैन खान मुझसे मुखातिब हुआ, जवान इसे जाने न दो, जब तक फैसला नहीं हो जाता ये कहीं नहीं जा सकता। मैंने कहा, ठीक है सरदार, मैं इसे भी लेकर आता हूँ। बच्चा है, डर गया है और चाहता है कि इसका कोई सरपरस्त यहाँ मौजूद हो। सकलैन खान को ये कहकर मैंने साथ खड़े आदमी की तरफ अपनी क्लैशनकोफ बढ़ाते हुए कहा, भाईजान 1 मिनट ये गन पकड़ो, मैं उस बेवकूफ को पकड़ कर लाऊं। उस आदमी ने बेख्तियार मेरे हाथ से गन थामी और मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ये कहाँ जा रहा है? दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए मेरे कानों में अनारगुल के एक साथी की आवाज गूंजी, मगर मैं ध्यान दिए बगैर तेज कदमों से चलता रहा। जिस आदमी को मैंने गन पकड़ाई थी गालिबन उसी ने जवाब दिया, वो अपने दोस्त को पकड़ने जा रहा है। दरवाजे से निकलते ही मैंने देखा कि पलवशा मोटरसाइकिल स्टार्ट कर चुकी थी। पलू खान रुक जाओ, मैंने चीख कर जोरदार अंदाज में कहा और उसकी जानिब इस तरह भागा कि गोया उसे रोकना चाहता हूँ। करीब पहुंचते ही मैंने बगैर किसी ताखीर के उसके पीछे नशिस्त संभाली। वो मेरी ही मुंतजिर थी। मेरे बैठते ही उसने क्लच छोड़कर मोटरसाइकिल भगा दी। मैंने अपने अकब में एक चीखती हुई आवाज सुनी, वो भाग रहे हैं। पलवशा ने गियर तब्दील करते हुए रफ्तार कुछ और बढ़ा दी थी। इस हवेली तक आने के लिए 100-200 गज का रास्ता बना हुआ था। उसके बाद पुख्ता सड़क थी। पलवशा चंद सेकंड्स में सड़क तक पहुंच गई थी। दाएं जानी मोटरसाइकिल मोड़ते ही उसने रफ्तार कम करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजे से चंद आदमी दौड़ते हुए निकले और दीवार के करीब खड़ी डबल केबिन की तरफ बढ़ गए। उसके साथ ही क्लैशनकोफ के फायर की तड़तड़ मेरे कानों में पड़ी। दरवाजे के करीब खड़े होकर एक आदमी हमें निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका कोई फायदा इसलिए नहीं हुआ कि क्लैशनकोफ से 300 मीटर के फासले तक निशाना लेकर फायर किया जा सकता है और हम उससे ज्यादा फासले पर आ चुके थे। पलवशा जिस तरह मोटरसाइकिल चला रही थी, शायद इस महारत से मैं भी न चला सकता। 125 गोली किसी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ग्लॉक 19 मैंने हाथ में पकड़ लिया था। क्लैशनकोफ मैं यूं भी वहीं छोड़ आया था। उस क्लैशनकोफ की वजह से ही उन्हें मेरे लौटने की उम्मीद थी, वरना वो मुझे इतनी आसानी से पलवशा के पीछे न जाने देते। डबल केबिन के रोड पर चढ़ने तक हम काफी दूर निकल गए थे। वो इस रफ्तार से मोटरसाइकिल दौड़ा रही थी कि मुझे अच्छा खासा खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन उसकी जगह मैं होता तब शायद मोटरसाइकिल इसी रफ्तार से ही दौड़ाता। उसके कान के नजदीक मुंह ले जाकर मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? वो बोली, पता नहीं। मैंने कहा, हमारे ताक़ुब में वो आ रहे हैं और उनके पास डबल केबिन है, यकीनन वो जल्दी ही हम तक पहुंच जाएंगे। वो बोली, अलाम खेल तक तो सड़क पर ही जाना होगा, यहाँ कोई ऐसा रास्ता नहीं जिस पर मोटरसाइकिल दौड़ सके। अलबत्ता कहते हो तो मोटरसाइकिल छोड़कर पैदल भागते हैं। उसने करीबन चीखते हुए मेरी बात का जवाब दिया। मैंने कहा, जो मुनासिब समझो करो। मैंने सारी जिम्मेदारी उसके सर पर फेंकते हुए जान छुड़ाई। वो जवाब दिए बगैर उसी रफ्तार में मोटरसाइकिल भगाए चली गई। सड़क के बाएं हाथ नाला था और दाएं हाथ पहाड़ियां। अगर हम दाएं तरफ मोटरसाइकिल उतारते तो 100-150 गज ज्यादा आगे नहीं जा सकते थे, जबकि दाएं हाथ यूं भी ढलान थी। एक खतरनाक मोड़ के करीब आते हुए पलवशा ने मोटरसाइकिल की रफ्तार जरा सी कम की। उसी वक्त हमें अपने अकब में क्लैशनकोफ की तड़तड़ाहट सुनाई दी, लेकिन अभी तक वो चंद 100 मीटर दूर थी। मोड़ काट कर पलवशा ने दोबारा रफ्तार बढ़ा दी। मोटरसाइकिल की रफ्तार ज्यादा होने के बावजूद डबल केबिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे करीब आती जा रही थी। अलाम खेल उबूर करके नाले की खड़ी चढ़ाई ढलान में तब्दील हो जाती थी। वहां हम उन्हें जुल देकर निकल सकते थे। यकीनन यही बात पलवशा के जहन में भी थी, इसलिए उसने सड़क पर जाने का खतरा मोल लिया था। अलाम खेल की आबादी के आसार नजर आते ही मैंने पीछे मुड़कर देखा। डबल केबिन 300-400 गज दूर ही थी। मुझे इत्मीनान सा हुआ कि अब हमारे बचने की उम्मीद पैदा हो गई है, मगर मेरा ये इत्मीनान उस वक्त गहरी परेशानी में ढल गया जब मैंने सामने से एक डबल केबिन को आते देखा। वो डबल केबिन अलाम खेल से निकलकर आंधी और तूफान की तरह हमारी तरफ
बढ़ रही थी। यकीनन उन्होंने अपने साथियों को वायरलेस सेट पर इत्तला दे दी थी और हम दोनों ऐसे बेअक्ल थे कि ये ख्याल भी हमारे जहनों में न आया कि अलाम खेल तो कबील खान का इलाका है। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, मारे गए। पलवशा दूसरी डबल कैबिन को देखते ही मोटरसाइकिल की रफ्तार कम करने लगी। हम दाएं बाएं पैदल भाग कर निकल सकते थे, लेकिन उस वक्त ये कोशिश करना खुदकुशी के मुतरादिफ था। सामने वाली गाड़ी हमारे करीब पहुंच चुकी थी। हमसे 10-15 कदम के फासले पर गाड़ी रोककर 4 मुसल्ला आदमी बाहर निकल आए। उसी वक्त अकबी गाड़ी भी करीब आकर रुक गई थी। उसमें अनारगुल के 4 साथी सवार थे। हमारे ताक्कुब में आने वालों में से एक ने आते ही मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। खबीस का बच्चा, तुम्हारा क्या ख्याल था कि भाग जाओगे? उस वक्त मुंह खोलने का मतलब अपनी कमबख्ती को दावत देने के मुतरादिफ था। मुझे एक और थप्पड़ से नवाज कर वो पलवशा को गाली देते हुए बोला, तुम्हारे साथ तो मैं वो करूंगा कि किसी को बता भी नहीं सकोगे। पलवशा भी खामोश रही। अलाम खेल से आने वाली गाड़ी से उतरने वाले एक शख्स ने मुझे थप्पड़ मारने वाले को कहा, फिरोज खान। कमांडर रोशन खान ने कहा कि इन्हें वहीं हवेली में ले आएं। फिरोज खान ने मेरी जानिब इशारा करते हुए मानी खेज लहजे में कहा, इसे हवेली में ले जाने की क्या जरूरत है? हवेली के लिए करार आशा काफी है। उसका घटिया इशारा पलवशा की जानिब था। वो बोला, नहीं, रोशन खान ने दोनों को जिंदा लाने का हुक्म दिया है। वो बोला, चलो चंद मिनट और सांस ले लो। मुझे कहकर वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। चलो। फिरोज खान से बात करने वाले ने मुझे क्लैशनकोफ की नाल से गाड़ी की तरफ चलने का इशारा किया। गाड़ी के करीब पहुंचते ही अचानक फिरोज खान को याद आया, इस्मत जान, इस मजनू के पास पिस्तौल और छोकरे के पास तेज धार खंजर मौजूद है। और उसने अपने साथी तक ये बात पहुंचाने में 1 सेकंड भी न लगाई। इधर दो, कहते हुए इस्मत खान ने फौरन इन हथियारों का मुतालबा करते मेरी जानिब हाथ बढ़ाया। मैंने नेफे में उड़सा पिस्तौल निकालकर उसकी जानिब बढ़ा दिया, जबकि पलवशा ने फर्मा बरदारी से पिंडली के साथ लगा हुआ खंजर उसके हाथ पर रख दिया। हमारे हाथ पुश्त पर बांधकर उन्होंने हमें गाड़ी की बॉडी में बिठाया और आगे बढ़ गए थे। पिछली गाड़ी का एक आदमी हमारी मोटरसाइकिल पर बैठकर दोनों गाड़ियों के दरमियान चलने लगा। गाड़ी की बॉडी में हमारे साथ 2 आदमी बैठ गए थे। 5-10 मिनट के अंदर हम कबील खान के वसीओ अरीज हवेली के पास मौजूद थे। उसकी हवेली और बैठक की दीवार मिली हुई थी। बैठक का रकबा हवेली से ज्यादा था, बल्कि कबील खान की बैठक रकबे में सकलैन की बैठक से बड़ी थी। दोनों गाड़ियां आगे पीछे दौड़ती हुई बैठक के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे पर खड़े हथियार बरदार चौकीदार ने सुरत से दरवाजा खोल दिया। गाड़ियों के अंदर घुसते ही उसने जिस तेजी से दरवाजा खोला था, उसी रफ्तार से दरवाजा बंद कर दिया। बैठक के सहन में कमरों की कतार के बिल्कुल सामने एक जहाजी साइज चारपाई पर टांगे पसारे रोशन खान लेटा था। उसके जख्मी पांव पर मुझे सफेद पट्टियां नजर आईं। ये वही था जो मेरी गोली का निशाना बना था। हमें गाड़ी से उतार कर उसके सामने खड़ा कर दिया गया। उसने मुंह बिगाड़ कर तंजिया लहजे में पूछा, तो ये हैं वो सूरमा? फिरोज खान ने जवाब दिया, जी कमांडर। वो फिरोज की तरफ मुतवज्जे हुआ, मुझे जरा तफसील से पूरी बात बताओ। जवाबन फिरोज खान ने तमाम तफसील दोहरा दी। रोशन खान के लहजे में बला की हैरानी थी। इस छोकरे ने अनारगुल को कत्ल किया है। जवाबन फिरोज खान ने मुंह से कुछ कहने की बजाय इस बात में सर हिला दिया। वो बराह रास्त मुझे मुखातिब हुआ, और तुमने शम्स खान को गोली मारी है। मैंने कहा, पहल उसकी तरफ से हुई थी। उसने मेरे साथी को गोली मारने की कोशिश की, और अपने बचाव के लिए हर आदमी गोली चलाने का हक रखता है। मैंने जो ही जबान खोली, उसके चेहरे पर हैरत भरे तासुरात उजागर हुए। तुम्हारा नाम क्या है? दोनों हाथों को टेक कर उसने अपना ऊपरी धड़ सीधा किया। उसी वक्त वहाँ खड़े एक आदमी ने जल्दी से 2 बड़े तकिए उसकी कमर के साथ लगा दिए। मैं मोहतात अंदाज में बोला, जीशान। वो बोला, तुम्हारी आवाज सुनी सुनाई लगती है, क्या हम इससे पहले मिल चुके हैं? मैंने नफी में सर हिलाया, यकीनन नहीं। वो बोला, फिरोज खान, थोड़ी दूर ले जाकर इसकी मेरे साथ मुखाबरे पर बात करवाओ। फिरोज खान हैरान रह गया था। मैं समझा नहीं कमांडर। वो वजाहत करता हुआ बोला, बस मैं अपना शक दूर करना चाहता हूँ। इसे दरवाजे के करीब ले जाकर मुखाबरे पर मेरे साथ इसकी बात करवाओ। मुझे पता चल गया था कि उसने मुझे पहचान लिया है। यकीनन अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन की आवाज कैसे उसकी समातों को भूल सकती थी। मैंने इस ड्रामे से जान छुड़ाने की कोशिश की और एतराफ करना मुनासिब समझा। मेरा ख्याल है इसकी जरूरत नहीं है रोशन खान। वो फिरोज खान की तरफ मुतवज्जे होकर मुस्तफसिर हुआ, शम्स खान को गोली किस जगह पर लगी? फिरोज खान जो अब तक गुमगू की कैफियत में था, माथे पर। ऊपर नीचे सर हिलाते हुए रोशन खान ने गहरी निगाह मुझ पर डाली। तो तुम SS हो? मैंने कहा, हाँ, मगर अनारगुल को हमने किसी मंसूबे से नहीं कत्ल किया। उसने मेरे दोस्त के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की और नतीजा उसे भुगतना पड़ा। वो बोला, और शम्स का क्या कसूर था? मैंने कहा, पहल उसने की थी। अगर मैं उसे गोली न मारता तो उसने मेरे दोस्त को कत्ल कर देना था। कबील खान ने मानी खेज लहजे में पूछा, बहुत प्यार है अपने दोस्त से? मैंने कहा, रोशन खान, जब बात दोस्ती की आ जाए तो फिर प्यार मोहब्बत सानवी चीज रह जाती है। रोशन खान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, फलसफे बयान न करो जवान। इस लड़के की शक्ल देखकर पता चलता है कि तुम्हारी कितनी कुछ दोस्ती है। बहरहाल ये मेरा दर्द सर नहीं है।
मेरा मसला ये है कि तुम्हारे दोस्त या माशूक ने मेरे एक अहम आदमी को छोटी सी बात पर कत्ल कर दिया है और तुमने बदला लेने की कोशिश करने वाले आदमी को गोली मार दी। अब सवाल यह है कि क्या हमें बदला लेने का हक है या नहीं, और जवाब यह है कि बिल्कुल है। एक लम्हे की खामोशी के बाद उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखते हुए कहा, वैसे तुम अपने दिलजानी को गोली मारकर जान बचा सकते हो। जवाबन मैं होंठ काट कर रह गया था। पलवशा से कोई जज्बाती लगाव न होने के बावजूद मैं ऐसी बेगैरती नहीं कर सकता था। मुझे खामोश पाकर वो एतमाद भरे लहजे में बोला, मुझे मालूम था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, और यकीनन जिसके लिए तुम ऐसा कर रहे हो अगर उसे मौका मिला तो वो पीछे नहीं हटेगा। ये कहते हुए वो पलवशा की जानिब मुतवज्जे हुआ। लड़के, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या इसे गोली मारकर अपनी जान बचाना चाहोगे? पलवशा ने इत्मीनान भरे लहजे में सर हिला दिया। हाँ, मुझे सख्त किस्म की तौहीन और खिफ़त महसूस हुई, लेकिन मैं खामोश रहा। वो बोला, देख लिया। अपने अंदाजे की दुरुस्तगी पर वो मुस्कुराया। खैर, घबराओ नहीं, मैंने तुम्हारे लिए कुछ और सोच रखा है। ये कहकर वो मेरे साथ खड़े फिरोज को मुखातिब हुआ। अपनी क्लैशनकोफ मुझे दो और अपने सारे आदमियों को कहो कि जनाब SS को अपने हथियारों के निशाने पर रख लें। फिरोज खान ने इस बात में सर हिलाते हुए अपनी क्लैशनकोफ उसकी जानिब बढ़ाई और अपने आदमियों की तरफ मुतवज्जे हुआ। तमाम ने अपनी क्लैशनकोफें हाथ में थामते हुए मुझ पर निशाना साध लिया। इतनी क्लैशनकोफ की गोलियां लगने के बाद मैं सिर्फ इसी सूरत में जिंदा बच सकता था कि मैं किसी पंजाबी या इंडियन फिल्म का हीरो होता। मैं ज़ेरे लब कलमा शहादत दोहराने लगा कि यही एक मुसलमान का शेवा है। मगर रोशन खान की अगली बात ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। उसने कहा, इसके खूबसूरत महबूब को दीवार के साथ खड़ा कर दो और उसके सर पर एक गिलास रख दो। फिरोज खान के चेहरे पर एक मनहूस मुस्कुराहट नमूदार हुई। यकीनन उसे पता चल गया था कि रोशन खान का मतमा नजर क्या है। उसने पलवशा को दीवार की तरफ चलने का कहा और रोशन खान की चारपाई के साथ लकड़ी की मेज पर पड़ा ग्लास उठा लिया। वो एक वसी बैठक थी। सहन के दरमियान से दीवार तक अच्छा खासा फासला बन रहा था। पलवशा फिरोज खान के कहने पर खामोशी से दीवार की तरफ मुड़ गई थी। दीवार के साथ खड़ा करके फिरोज खान ने उसके सर पर ग्लास रख दिया। रोशन खान ने फिरोज खान की क्लैशनकोफ कॉक करके मेरी जानिब बढ़ा दी। ये लो SS, अब तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त की जिंदगी का दारोमदार तुम्हारी निशानेबाजी की महारत पर है। अगर तुमने एक गोली से अपने दोस्त के सर पर रखे ग्लास को निशाना बना दिया तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें माँ, मोटरसाइकिल और दूसरे सामान के यहाँ से जाने की इजाजत दे दूंगा और तुम्हारे यहाँ से निकलने के आध घंटे तक कोई भी तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। अलबत्ता उसके बाद फिरोज खान के आदमियों ने तुम्हें पकड़ लिया तो मेरी जिम्मेदारी खत्म, और अगर तुम निशाना न बना सके तो मैं फिरोज खान के आदमियों को निशाना आजमाने का मौका दूंगा। रोशन खान ने मुझे अजीब मखमसे में डाल दिया था। मुझे अपने निशाने पर भरोसा और एतमाद था, लेकिन ऐसा मौका इससे पहले मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया था कि किसी की जिंदगी का दारोमदार इस बात पर होता कि मेरी गोली निशाने पर लगने की सूरत में उसकी जिंदगी बच जाए। रोशन खान इस्तेहजाई अंदाज में पूछा, किस सोच में डूबे हो SS? याद है तुमने 250-300 मीटर की दूरी से मुझे कहा था कि अगर मैंने आड़ से एक हाथ भी बाहर निकाला तो वो हाथ मेरे जिस्म का हिस्सा नहीं रहेगा। ये फासला तो उसके आध से भी कम है और ग्लास भी अच्छा खासा हुजम रखता है। मैंने कहा, मुझे 3 गोलियां चाहिए ताकि मैं हथियार को जांच सकूं। एक लम्हा सोचने के बाद मेरे मुंह से फंसी फंसी आवाज निकली। वो बोला, ठीक है 3 ले लो, मगर तीसरी गोली इसलिए होगी कि 2 में निशाना न बना सके तो तीसरी गोली अपने दिल में मारना जहां तुम्हारा महबूब बसा है। ये कहकर उसने बुलंद बांग कहकहा लगाया और चारपाई पर पड़ी मैगजीन से 2 गोलियां निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दी। ये लो, एक गोली फायर करने के बाद तुम्हें दूसरी गोली लोड करने का हक होगा। मैंने गोलियां उसके हाथ से लेकर जेब में डाली और जमीन पर बैठकर पलवशा के दाएं जानिब मगर उससे 10-15 गज के फासले पर जमीन पर पड़े ईंट के एक टुकड़े पर निशाना साध लिया। क्लैशनकोफ पर मैंने 100 मीटर की रेंज लगाई थी। एक स्नाइपर के लिए किसी भी चीज को निशाना बनाने के लिए सबसे ज्यादा अहमियत उस हथियार की होती है जो उसके हाथ में हो। इसी वजह से स्नाइपर अपने हथियार की हिफाजत और देखभाल अपनी जान से बढ़कर करते हैं, लेकिन उस वक्त मेरे हाथों में जाती हथियार नहीं था और फिर इतनी बारीक बीनी से फायर करने के लिए जरूरी था कि कोई स्नाइपर राइफल होती, क्लैशनकोफ, और वो भी किसी दूसरे की। इससे किसी आदमी के सर पर रखे ग्लास को निशाना बनाना नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल जरूर था। सबसे बढ़कर अगर निशाना खता हो जाता तो फिरोज खान के आदमी अपना निशाना आजमाते, गोया पलवशा की मौत यकीनी हो जाती और उसके बाद लाजिमन मेरा नंबर आ जाता। सूरज पहाड़ियों के पीछे गुरूब हो चुका था, लेकिन उसके गुरूब होने में अभी 20-25 मिनट बाकी थे। रोशनी की सूरत हाल ऐसी थी जो एक फायरर के लिए पसंदीदा होती है। मैंने ज्यादा देर निशाना साधने पर नहीं लगाई थी। ट्रिगर दबाते ही गोली उस ईंट के टुकड़े के थोड़ा सा दाएं और नीचे की तरफ लगी। अब मेरे पास 2 गोलियां बाकी थी। उस्ताद उमर दराज के बकौल अच्छे स्नाइपर के लिए जरूरी होता है कि वो एक गोली चलाकर हथियार का निशाना जांच ले। इसी तरह राव तसव्वुर साहब कहा करते थे कि जो स्नाइपर किसी हथियार से एक गोली चलाकर ये अंदाजा नहीं कर पाता कि हथियार किस जगह गोली मार रहा है, उसे स्नाइपिंग छोड़कर गडरिया बन जाना चाहिए। अपने दोनों उस्तादों के अकवाल
मेरे दिमाग में गूंज कर रह गए थे। अगर मैं दूसरी गोली भी हथियार को जांचने पर इस्तेमाल कर लेता तो पलवशा के सर पर रखे ग्लास को निशाना बनाने के लिए मेरे पास एक गोली बचती। यूं भी मुझे अंदाजा हो गया था कि क्लैशनकोफ की गोली दाएं और नीचे की तरफ लग रही है। मैंने क्लैशनकोफ की बैरल पलवशा के सर की जानिब मोड़ दी और एकदम मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर मुझे बेफिक्री और बेखौफी के तासुरात साफ नजर आ रहे थे। उसके बहादुर और निडर होने का मुझे पहले से मालूम था, लेकिन इस हालत में कम से कम थोड़ी बहुत परेशानी के आसार उसके चेहरे पर नमूदार होने चाहिए थे। ना मालूम उसे मेरे निशाने पर एतमाद था या फिर मौत का कोई खौफ उसके दिल में मौजूद नहीं था। मैंने ग्लास के ऊपरी और बाएं किनारे का निशाना साध लिया, क्योंकि क्लैशनकोफ दाएं और नीचे मार कर रही थी। पसीने से मेरी हथेली गीली हो गई थी। फायर करते हुए इतनी ज्यादा घबराहट मुझे आज से पहले कभी नहीं हुई थी। न जाने क्यों एकदम पलवशा की अहमियत मेरे दिल में बढ़ गई और उसकी मौत का सोचकर मेरे हाथ पांव गोया बेजान हो गए। हालांकि मेरी सोच के मुताबिक उसका मेरी जिंदगी में कोई किरदार नहीं था। बकौल उसके वो मेरी जान के दरपे थी। बल्कि चंद मिनट पहले ही रोशन खान के पूछने पर इत्मीनान भरे अंदाज में मुझे गोली मारने पर तैयार हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल को कुछ हो रहा था, यूं जैसे मेरे लिए वो बहुत अहम हो, यूं जैसे वो हकीकत में मेरा करीबी दोस्त हो, यूं जैसे उसके ना होने से मेरी जिंदगी में कोई खला पैदा हो जाए। मेरे साथी स्नाइपर मुझे बहुत तेज रफ्तार फायरर समझते थे और इसमें शक भी नहीं था, क्योंकि मैं शिस्त लेने में चंद सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लिया करता था। लेकिन उस वक्त मेरी उंगली ट्रिगर को दबा नहीं पा रही थी। उस वक्त मेरे कानों में रोशन खान की तंजिया आवाज पड़ी, एसएस सो तो नहीं गए? बहरहाल बेहतर होगा कि तुम ही इस ग्लास को निशाना बना लो, वरना यकीन मानो फिरोज खान के आदमियों का निशाना बहुत बुरा है। उनके सर पर चलाई गई गोली पेट में लगती है। तमाम रोशन खान की बात पर जोर जोर से हंसने लगे। मेरी नजरें ग्लास से फिसल कर पलवशा के चेहरे पर गर्दिश करने लगी। वो यूं बेफिक्री से खड़ी थी, गोया किसी ड्रामे या फिल्म की शूटिंग में हिस्सा ले रही हो। मैंने एक गहरा सांस लिया और दोबारा ग्लास पर नजरें गाड़ ली। मेरे उस्ताद कहा करते थे कि ज्यादा देर शिस्त लेने से गोली के दाएं बाएं निकल जाने का खतरा होता है। लेकिन उस वक्त ना तो मैं राव तसव्वुर साहब की नसीहत पर कान धरने पर तैयार था, ना उस्ताद उमर दराज की मानने पर राजी, और ना किसी और उस्ताद को सुनने को तैयार था। रोशन खान ने धमकी देने वाले अंदाज में कहा, मैं 10 तक गिनूंगा, अगर इस दौरान तुमने गोली न चलाई तो मजबूरन मुझे किसी और को मौका देना पड़ेगा। और उसने बाआवाज़ बुलंद गिनती शुरू कर दी। 1, 2, 3। मुझे लगा कि मेरे हाथों में हल्की लर्जिश हो रही थी। 4, 5। मैंने आखिरी बार अपनी शिस्त के सही होने का अंदाजा किया और उसके 6, 7 और उसके 9 कहते ही ट्रिगर दबा दिया। उसके साथ ही मैंने आंखें बंद कर ली थी। लेकिन मेरी समात में स्टील के ग्लास से गोली के टकराने की आवाज और फिर ग्लास के दीवार से टकराकर नीचे गिरने की आवाज पहुंच गई थी। इस आवाज ने मेरी बेरब्त धड़कनों को संभाला और मैंने आंखें खोल दी। पलवशा के चेहरे पर वैसे ही इत्मीनान भरे तासुरात थे। रोशन खान तारीफी लहजे में बोला, एसएस मुझे मालूम था तुम आसानी से अपने माशूक को बचा लोगे। बहरहाल तुम्हारे पास आधा घंटा है, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म समझो। मुझे कहते हुए वो फिरोज खान की तरफ मुतवज्जे हुआ। फिरोज खान, सामान इनके हवाले कर दो। जी कमांडर कहकर उसने ग्लॉक पिस्टल और मोटरसाइकिल की चाबी मेरे हवाले कर दी। शुक्रिया रोशन खान। पिस्तौल नेफे में उड़सते हुए मैंने मोटरसाइकिल चाबी हाथ में पकड़ते हुए पलवशा को चलने का इशारा किया। मुझे लग रहा था कि मैं किसी बहुत बड़ी आजमाइश से बाहर निकला हूँ। रोशन खान ने एकदम मेरे सर पर बम फोड़ा। एसएस, जाने की इजाजत तुम्हें दी है, इस लड़के को नहीं। मैं उसकी तरफ मुड़ा। रोशन खान, तुम अपने अल्फाज से फिर रहे हो। वो इत्मीनान से बोला, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुमने मेरी जान बख्शी की थी, मैं भी तुम्हें जान की माफी दे रहा हूँ, मगर तुमने पहले कुछ और कहा था। गुस्से से मेरी आवाज तब्दील हो गई थी। वो बोला, मैंने कहा था कि तुम्हें जाने दूंगा और तुमसे मुराद तुम दोनों नहीं सिर्फ तुम थे। रोशन खान ने ये कहा था। मैं उससे बहस में उलझ गया। हम दोनों बहस में पड़े थे। मुझ पर क्लैशनकोफें तानने वाले भी हम दोनों की तरफ मुतवज्जे थे। पलवशा उस वक्त फिरोज खान के करीब खड़ी थी। अचानक मेरे कानों में फिरोज खान की जोरदार कराह पड़ी। मैंने उसकी तरफ देखा। वो घुटनों के बल गिर गया था और उसके क्लैशनकोफ थामते हुए पलवशा उसके अकब में हो गई थी। दाएं बाएं खड़े आदमियों ने अपनी क्लैशनकोफें उसकी तरफ सीधी की, लेकिन अगर वो गोली चलाते तो उनकी गोली पहले फिरोज खान को लगती। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। मैंने फौरन छलांग लगाई और एक हाथ हैरानो परेशान रोशन खान के दाएं कंधे से नीचे गुजार कर दूसरा हाथ उसकी गर्दन से लपेटकर उसे पीछे घसीट लिया। तकलीफ भरी आवाज उसके मुंह से खारिज हुई, लेकिन मैं उसे घसीट कर करीबी दीवार के करीब हो गया। ग्लॉक पिस्टल उसके सर से लगाकर मैं धाड़ा। अगर किसी ने हरकत करने की कोशिश की तो सर उसके जिस्म का हिस्सा नहीं रहेगा। रोशन खान खरखराया, तुम बच नहीं सकते। मैं इत्मीनान से बोला, मगर इससे पहले तुम्हारा नंबर आएगा।
पलवशा क्लैशनकोफ की नाल फिरोज खान के सर से लगाकर खुद उसके अकब में खड़ी थी। रोशन खान तकलीफ से कराहता हुआ बोला, ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो। ये अल्फाज उसके मुंह में थे कि फिरोज खान के एक साथी ने पलवशा की तरफ क्लैशनकोफ तान कर 2-3 गोलियां फायर की, लेकिन ये एक इज़्तिरारी हरकत थी। गोलियां फिरोज खान और पलवशा के सर के ऊपर से गुजर गई थी। उसके साथ ही वो गुर्राया, हथियार फेंक दो वरना। मगर वरना से आगे वो कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा था। रोशन खान की गर्दन से पिस्तौल हटाकर मैंने उसकी तरफ गोली दाग दी थी। वो तिरछा मेरे सामने खड़ा था। गोली उसके बाएं कान से 2 इंच ऊपर खोपड़ी में पेवस्त हो गई थी। उसके दूसरे साथी ने एकदम क्लैशनकोफ का रुख मेरी जानिब मोड़ दिया और फायर खोल दिया। 3-4 गोलियां रोशन खान की छाती में लगी थी। मैं फौरन रोशन खान के मोटे जिस्म की पनाह में हो गया। उसके साथ ही मेरे कानों में क्लैशनकोफ की मुसलसल तड़तड़ाहट की आवाज गूंजी। वो पलवशा थी। उसने मजीद इंतजार किए बगैर हाथ में पकड़ी क्लैशनकोफ को ब्रस्ट पर सेट करते हुए बैरल घुमा दी थी। 3 बंदे नीचे गिरे और 4 आड़ की तलाश में भागे। मैंने एकदम पिस्तौल सीधा करते हुए 2-3 दफा ट्रिगर दबाया। 2 आदमी मजीद गिर गए थे। उसी वक्त भागते हुए दोनों आदमी एक कमरे में घुस गए। दूसरे कमरे से एक आदमी भागकर बाहर निकला और पलवशा की गोली का शिकार होकर नीचे गिर गया। हमें वहां मौजूद आदमियों की सही तादाद का अंदाजा नहीं था। मैं भागता हुआ मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा। पलवशा ने मुसलसल फायर करते हुए मैगजीन खाली की और फिर हाथों में मौजूद क्लैशनकोफ नीचे फेंककर उसने एक मरे हुए आदमी की क्लैशनकोफ उठा ली। मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट करके दाखिली दरवाजे के करीब पहुंचा और दरवाजा खोलने लगा। पलवशा मुसलसल उस दरवाजे की जानिब फायर कर रही थी जिसमें वो दोनों गायब हुए थे। बगैर किसी शक व शुबे के वो एक तरबियत याफ्ता कमांडो की तरह मेरा साथ दे रही थी। जब तक मैंने दरवाजा खोलकर मोटरसाइकिल बाहर न निकाल ली, वो जमीन पर लेटकर कमरे की जानिब मुसलसल फायर करती रही। वो कमरे में जाने वालों को कोई मौका नहीं देना चाहती थी कि वो हमारी जानिब फायर कर सकें। मोटरसाइकिल बाहर निकालते ही मैंने हॉर्न बजा दिया। वो जमीन से उठकर उल्टे कदमों पीछे आने लगी। करीब आते ही मेरे पीछे नशिस्त संभालते हुए वो बोली, चलो। वो मोटरसाइकिल के कैरियर की जानिब मुंह करके बैठी थी। मेरी पीठ के साथ उसने पीठ जोड़ी। यकीनन वो अपने अकब को गैर महफूज नहीं छोड़ना चाहती थी। उसके कहने से पहले ही मैंने क्लच छोड़कर रेस घुमा दी। मोटरसाइकिल आगे बढ़ी और उसके साथ उसने फायर खोल दिया। मैंने अपनी तवज्जो मोटरसाइकिल चलाने पर मबजूल रखी। सड़क पर चढ़ते ही मैंने पूछा, कहाँ जाना है? बोली, अंगूर अड्डे तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। बेहतर यही है कि मोटरसाइकिल कमांडर अब्दुल हक के हवाले करके पैदल ही कहीं निकलते हैं। ये कहते हुए वो घूमकर सीधी बैठ गई, क्योंकि कबील खान के आदमी अभी तक बाहर नहीं निकल पाए थे। मैंने मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ाते हुए पूछा, दिमाग तो ठीक है? वो बोली, ठीक होता तो तुम्हारे साथ होती। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, बड़ा एहसान है तुम्हारा। ये जो अभी भुगत कर आ रहे हैं इसकी वजह तो मैं ही हूँ। वो बोली, अगर वजह मैं हूँ तो तुम्हारे जैसे अनाड़ी निशानेबाज का सामना भी तो मुझे ही करना पड़ा। हा 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 हा। मैंने हंसते हुए कहा, सही कहा। इस मर्तबा मैंने खुले दिल से कहा लगाया था। उसने भी मेरी नकल उतारते हुए मुझे चिढ़ाया। मुझे मालूम था कि कबील खान के आदमी हमारी तलाश में सड़क पर ही हरकत करेंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं उस वक्त तक सड़क नहीं छोड़ सकता था जब तक किसी महफूज जगह पर न पहुंच जाऊं। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि उनके जो आदमी अंगूर अड्डे में मौजूद थे वो हमें पकड़ने में अपने आदमियों की मदद कर सकते थे, जैसे उन्होंने हमें अलाम खेल में घेर लिया था। ये सोचते ही एकदम मैं रुक गया। अब क्या हुआ? मैंने कहा, कहीं उनके आदमी रास्ते ही में हमारे मुंतजिर न हो। मैंने दिल में पलने वाला अंदेशा उसके सामने रख दिया। वो बोली, इसीलिए तो पहले मना कर दिया था, मगर तुमने पहले किसी की सुनी नहीं। एक लम्हा सोचने के बाद मैंने मोटरसाइकिल उस जानिब बढ़ा दी जिस तरफ मैं और सरदार कबील खान के साले खायस्ता गुल को लेकर गए थे। वो बोली, अब किस तरफ चल पड़े? मैंने कहा, फिलहाल अपनी जान बचाने के लिए हमें किसी ऐसी जगह छुपना पड़ेगा जहां कबील खान के आदमी हमें ढूंढ न सकें। बोली, बड़े अक्लमंद हो गए हो। और उसके साथ ही उसने मेरे पेट में उंगली चुभोते हुए कहा। मैंने भी बुरा मनाते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे साथ बेतकल्लुफ होने की कोशिश न किया करो। वो बोली, उफ, कसम से कितना दिखावा करते हो, वरना ग्लास पर गोली चलाते वक्त तुम्हारा सांस निकला जा रहा था। मैंने दांत पीसते हुए कहा, वो इस वजह से कि मैं नहीं चाहता था कि कोई बेगुनाह मेरे हाथों जहन्नम रसीद हो। वो बोली, बस करो यार, मैं जानता हूँ। मैं उसकी फजूल बातों का जवाब दिए बगैर मोटरसाइकिल आगे बढ़ाता रहा। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता जा रहा था। बोली, अगर मुझे मोटरसाइकिल चलाने दो तो शायद हम किसी महफूज जगह पहुंचने में आसानी हो। मैंने कहा, आराम से बैठी रहो। उसे झिड़कते हुए मैंने रफ्तार तेज कर दी। तमाम रास्ता पथरीला था। मोटरसाइकिल उछलती हुई आगे बढ़ती रही। हेडलाइट जलाना मेरी मजबूरी बन गई थी, वरना रोशनी के दूर से नजर आने का खतरा बहुत ज्यादा था। उस वक्त हम एक नाले में सफर कर रहे थे। आगे जाकर ये उस नाले के साथ मिल रहा था जिसमें हमने खायस्ता गुल को कत्ल किया था, लेकिन मैं उस तरफ नहीं मुड़ा था क्योंकि उस नाले में 200-300 मीटर आगे जाकर चढ़ाई इतनी सख्त हो जाती थी कि मोटरसाइकिल पर सफर करना नामुमकिन रहता था। नाला पहले तो सड़क के साथ मुतवाजी चलता रहा, आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता सड़क से दूर हटने लगा। सड़क हमारे दाएं हाथ रह गई थी। अंधेरा मजीद गहरा होने लगा था। मैंने पूछा, क्या तुम बता सकती हो कि ये नाला आगे किस जगह जाकर निकलेगा? वो बेपरवाही से बोली, जब तुमने अपनी मर्जी ही करनी है तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? मैंने कहा, जितना पूछा जाए उसका जवाब दो।
क्योंकि तुम मेरे साथ काम करने का मुआवजा वसूल करके खर्च भी कर चुकी हो। मेरे लहजे में तंज की बजाय मिजाह का अंसर नुमाया था। जाने क्यों उससे बेतकल्लुफ होने को दिल करने लगा। वो बोली, बहुत बातें करनी आ गई हैं। उसने तंजिया अंदाज अपनाने की कोशिश की, मगर लहजे में शामिल खुशी छुपा न सकी। मैंने कहा, मोहतरमा, इस बार दुश्मन के हाथ चढ़ गए तो पूछगिछ में वक्त जाया नहीं करेंगे। वो बोली, पहली बात तो ये कि मैं मोहतरमा नहीं हूँ और तुम बार बार मुझे इसी से मुखातिब कर रहे हो। दूसरा, पहले हम बेखबरी में मार खा गए थे। मैंने कहा, अब कौन सी तोप तुम्हारे पास है? एक क्लैशनकोफ और पिस्तौल से कब तक मुकाबला करेंगे? वो जोरदार अंदाज में बोली, डरपोक। और फिर मेरे जवाब देने से पहले मोटरसाइकिल झरझरा कर खामोश हो गई। यकनशुद्ध दो शुद्ध। खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाते मैं नीचे उतर गया। वो भी खामोशी से नीचे उतर गई। करीब मौजूद दो दरख्तों के एक छोटे से झुंड में मोटरसाइकिल छुपाकर मैं उसकी जानिब मुतवज्जे हुआ। उसके हयूले को देखकर अंदाजा होता था कि वो भी मेरी जानिब मुतवज्जे थी। मैंने पूछा, अब क्या करें? वो बोली, मुझे क्या मालूम, मैं तो यूं भी बकौल तुम्हारे मुलाजिम हूँ। मैंने कहा, इसमें शक ही क्या है? ये कहकर मैं नाले ही में आगे बढ़ गया। वो बोली, तो फिर पूछते क्यों हो? मैंने कहा, मालिक का पूछना और मुलाजिम का जवाब देना फर्ज बनता है। वो बोली, चलो वो तो बात का मामला है, पहले तुम पिस्तौल मेरे हवाले करो। मैंने पूछा, किस खुशी में? बोली, क्योंकि वो तुम मेरे हवाले कर चुके थे। मैंने कहा, याद करो, आर्जी तौर पर दिया था। बोली, नहीं, कोई आर्जी नहीं दिया था और इस बारे में पहले बता चुका था। करीब पहुंचकर उसने मेरे बाजू से पकड़कर मुझे रुकने पर मजबूर किया। और तुम ये क्लैशनकोफ अपने पास रखो। पिस्तौल उसके हवाले करके मैंने क्लैशनकोफ थामी और मुंह बनाते हुए कहा, जानती हो, ये पिस्तौल तुम्हारी क्लैशनकोफ से 6 गुना ज्यादा कीमती है। वो इत्मीनान से बोली, ये तो यूं भी मेरा मुआवजा है। मैंने बिगड़े हुए लहजे में कहा, मार खाने के लिए कोई मौका महल भी देख लिया करो। बोली, मेरा ख्याल है आज दो हाथ हो जाने चाहिए ताकि तुम्हारी ये गलत फहमी तो दूर हो जाए। उसने पीछे से मेरी कमीज को पकड़कर खींचा। मैंने कहा, हर वक्त हिमाकत के मूड में न रहा करो। एक झटके से उसके हाथ से कमीज छुड़ाकर मैं आगे बढ़ गया। बुज़दिल, सिर्फ बातें करना आती हैं, चिढ़ाने वाले अंदाज में कहते हुए वो मुझसे आगे बढ़ गई। चढ़ाई शुरू हो गई थी और चढ़ाई चढ़ने में पूरी कोशिश के बावजूद मैं उससे मुकाबला नहीं कर पाता था। इसलिए मैं उससे आगे बढ़ने की कोशिश करने की बजाय उसके अकब में चलता रहा। ऑक्सीजन की सतह उस इलाके में बहुत कम है, इस वजह से थोड़ी सी मुशक्कत ही से बहुत सांस चढ़ जाता है। थोड़ा सा चलते हुए पलवशा ने अपना रुख तब्दील कर लिया था, लेकिन मैंने उससे कुछ पूछने की जरूरत इसलिए भी महसूस नहीं की कि वो मुझसे कई गुना ज्यादा उस इलाके से वाकिफ थी। 16-17 का चांद निकल आया था, लेकिन अभी तक वो मशरकी जानिब मौजूद बुलंद पहाड़ की ओट में था। इसके बावजूद अच्छी खासी रोशनी हो गई थी। चढ़ाई चढ़ते ही हमें सड़क नजर आने लगी थी। 3 गाड़ियां अंगूर अड्डे की तरफ जा रही थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो गाड़ियां कबील खान के आदमियों की ही थी, लेकिन ये यकीनी बात नहीं थी। हो सकता था कि वो कोई और लोग हों। पलवशा तेज रफ्तारी से अपने रास्ते पर बढ़ी थी। मैं मुश्किल से उसका साथ दे पा रहा था। वो पहाड़ी की बुलंदी पर आगे बढ़ती रही। घंटा भर इसी तरह चलने के बाद वो एक नाले में उतरने लगी। चांद की रोशनी में हमें रास्ता वाज़े नजर आ रहा था। नाले में उतरकर वो उसी नाले में आगे बढ़ने लगी। मैं भी खामोशी से उसकी मैयत में चल पड़ा। वो पहाड़ी इलाके में चलने की माहिर थी और उसकी वजह यही थी कि पहाड़ों ही में पली बड़ी थी। उसके साथ मुजाहिदीन के माहिर लड़ाकों से लड़ाई भिड़ाई की तरबियत भी हासिल कर चुकी थी। एक तरबियत याफ्ता स्नाइपर होने के बावजूद मुझे लगता था कि वो मुझसे ज्यादा सख्त जान है। उसका तजुर्बा मुझे तब हुआ था जब मैं उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बावजूद उससे फकत नाम ही ना उगलवा सका था। उसने काफी देर से छाई खामोशी को तोड़ा। थक तो नहीं गए? मैंने कहा, चलते रहो। उसने रुकते हुए पूछा, अगर चाहो तो चंद मिनट आराम कर लेते हैं। मैंने कहा, जरूरत नहीं, और मैं उससे आगे बढ़ गया। बोली, अच्छा, मैं थक गई हूँ, चंद मिनट आराम कर लेते हैं। इस मर्तबा उसने अपना नाम लिया, लेकिन इतना तो मैं जानता था कि वो बिल्कुल भी नहीं थकी थी। मैं एक करीबी पत्थर पर बैठते हुए मुस्कुराया, थक गई हो या थक गए हो? वो मेरे सामने पत्थर पर बैठ गई। बोली, मेरी मर्जी, जो कहूँ, अलबत्ता तुम मुझे लड़का ही समझो। मैंने पूछा, कितनी देर में पहुंच जाएंगे? बोली, 4-5 घंटे लग जाएंगे। मैंने पूछा, इसका मतलब है रात चलते हुए बीतेगी? उसने संजीदा लहजे में मशवरा दिया, अगर चाहो तो कोई मुनासिब जगह देखकर आराम कर लेते हैं। मैंने नफी में सर हिलाया, नहीं। वो उठकर चल पड़ी। तो फिर चलो। हमारा सफर दोबारा शुरू हुआ। नाला दर नाला हम तेज रफ्तारी से चलते रहे। रस्ते में 2-3 दफा पानी पीने के लिए रुकने के अलावा हम न रुके। रात कोई 1 बजे का अमल होगा जब हम कमांडर नसरुल्लाह की बैठक के सामने पहुंचे। चाबी मेरी जेब में मौजूद थी। चारपाई पर ढेर होते हुए वो पेट पर हाथ फेरते हुए बोली, सख्त भूख लग रही है। भूख मुझे भी लगी थी, लेकिन उस वक्त खाने का बंदोबस्त होना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं खामोशी से एक कोने में लटकी लालटेन जलाने लगा। उसने कहा, हमें चंद दिन तक छुप कर रहना पड़ेगा और बेहतर होगा तुम इस बैठक से बाहर ना निकलना, जबकि मैं कुछ दिन अपने घर गुजारूंगा। मैं गहरा सांस लेते हुए चारपाई पर बैठ गया। वो बोली, ऐसा करो, एक मुखाबरा मुझे दे दो। मैं रोजाना रात को 8-9 बजे के दरमियान मुखाबरा ऑन रखूंगा। अगर कोई जरूरी बात हो तो मुझे बुला लेना, वरना हफ्ते के बाद मैं आ जाऊंगा और इकट्ठे बैठकर कोई लाया अमल बना लेंगे। मैं तंजिया लहजे में बोला, मेरा ख्याल है ये तय करना मेरा काम है कि हमें क्या करना है।
उसने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा, राजा साहब, इन हालात में इससे बेहतर तुम कुछ सोच ही नहीं सकते। चंद दिन तक कबील खान के आदमी शिकारी कुत्तों की तरह हमारी तलाश में सरगर्दा रहेंगे और उनमें कम से कम 2 आदमी ऐसे जरूर थे जो हमें शक्ल से जानते थे, बल्कि सकलैन खान के बेटे की शादी में शिरकत करने वाले तमाम अफराद हमें शक्ल सूरत से पहचानते हैं। गो वो कबील खान के आदमी तो नहीं है, मगर उनमें कई एक ऐसे जरूर होंगे जिनके कबील खान के मुख्तलिफ आदमियों से अच्छे ताल्लुकात होंगे, इसलिए हमारा चंद दिन तक मंजर आम से हट कर रहना बेहतर है। मैंने कहा, तो क्या चंद दिन के बाद वो हमारी तलाश तर्क कर देंगे? उसने नफी में सर हिलाया, नहीं, लेकिन तलाश में वो तुंदी नहीं रहेगी। मैंने कहा, मेरे सफरी थैले से एक आईकॉम और उसकी फालतू बैटरी निकाल लो। मैंने मेज पर पड़े अपने थैले की जानिब इशारा करते हुए गोया उसके साथ मुत्तफिक होने का ऐलान किया। मेरा थैला खोलते ही उसने आईकॉम सेट और उसकी बैटरी निकाल कर कहा, याद रखना, चैनल नंबर 11 पर रात 8 से 9 बजे के दरमियान मैं मुखाबरा ऑन किया करूंगी। उसे जाने पर आमादा देखकर मैंने हैरानी से पूछा, तो क्या तुम अभी जा रही हो? असबात में सर हिलाते हुए वो शरारत से मुस्कुराई, हाँ, मुझे तुम पर बिल्कुल एतबार नहीं है, और फिर मैंने शादी में डांस करके कुछ रकम भी इकट्ठी कर ली है। इससे पहले कि तुम ये रकम चोरी कर लो, मैं ये भी अम्मी जान के हवाले कराऊं। मैंने सर झटकते हुए कहा, फजूल। बोली, वैसे याद आया, तुम मेरी क्लैशनकोफ कहाँ फेंक आए थे? मैंने कहा, बड़ी जल्दी याद आया। बोली, नहीं, याद तो काफी देर से था, पूछने का मौका नहीं मिला। मैंने कहा, सकलैन खान की बैठक से निकलते वक्त मैंने पास खड़े आदमी के हवाले कर दी थी ताकि किसी को शक न हो कि मैं भागने के चक्कर में हूँ। असबात में सर हिलाते हुए उसने गहरी निगाह मुझ पर डाली। चंद लम्हे मुझे घूरने के बाद वो अजीब से लहजे में बोली, अपना ख्याल रखना और दरवाजा याद से कुंडी कर देना। ये कहकर वो बाहर निकल गई। दरवाजा कुंडी करने से पहले मैंने बाहर झांका। वो तेज कदमों से वहां से दूर जा रही थी। दरवाजा कुंडी करके मैं अंदर आ गया। मेरी आंख दरवाजे पर होने वाली दस्तक से खुली। दरवाजा खोलने से पहले मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह दौड़ाई। सुबह के 7 बज रहे थे। दरवाजा खोलने पर सफेद रीश कमांडर नसरुल्लाह का मुस्कुराता चेहरा नजर आया। अस्सलाम वालेकुम कहते हुए वो अंदर दाखिल हुए। वालेकुम अस्सलाम कहकर मैंने उसका मुसाफे के लिए बढ़ाया हुआ हाथ थामा। उसने पुरशफकत मुस्कुराहट से पूछा, मेरा ख्याल है पहले मैं नाश्ता ले आऊं? मैंने ताईद में सर हिलाया, बहुत अच्छा ख्याल है। बोले, अकेले हो या पलू खान साथ है? मैंने कहा, अकेला हूँ, लेकिन नाश्ता आप 2 बंदों का ही लाएं, कल रात का खाना नहीं खा सका। मेरी बात पर वो इस बात में सर हिलाते हुए बाहर निकल गया। उसने भी मेरे साथ ही नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान ही मैंने उसे कल के वाकये के बारे में तफसील से बता दिया। तमाम तफसील खामोशी से सुनकर उसने मुझसे मोटरसाइकिल छुपाने की जगह के बारे में पूछा और कहने लगा, मोटरसाइकिल की फिक्र न करो, मैं मंगवा लेता हूँ। मैंने कहा, कहीं मोटरसाइकिल की वजह से आप लोगों पर तो कोई बात ना आ जाए? वो बोले, बिल्कुल भी नहीं, मोटरसाइकिल के अंदर तब्दीलियां करना कौन सा मुश्किल काम है। यूं भी यहाँ गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के कागजात और नंबर प्लेट वगैरह नहीं होती। और मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाया। नाश्ते के बाद वो बर्तन समेट कर बैठक से निकल गया, जबकि मैं एक बार फिर आराम के लिए लेट गया। अगले 2 दिन मैंने बैठक में आराम करते गुजार दिए। तीसरे दिन कमांडर नसरुल्लाह नाश्ता लेकर आया तो बैठते साथ कबील खान का जिक्र छेड़ दिया। बोला, कबील खान अफगानिस्तान से वापस पहुंच गया है और कल अपनी तबाहशुदा हवेली का जायजा लेने गया था। सुना है वो जल्द से जल्द अपनी हवेली दोबारा तामीर करना चाहता है। मैंने कहा, लाजमी बात है, उसका याशी का अड्डा जो है। और नाश्ते की तरफ मुतवज्जे होते हुए मैंने पूछा, वैसे आपको कैसे पता चला? यकीनन मुजाहिदीन उसकी नक्लो हरकत पर तो नजर रखते होंगे। उसने इस बात में सर हिला दिया, बिल्कुल सही, बस गुज़श्ता रात इत्तेफाकन उसके एक आदमी से मुलाकात हो गई थी। मेरा पुराना शिनासा है, गपशप के दौरान ही ये सब पता चला। शायद वो आज भी वहाँ जाए। कमांडर नसरुल्लाह ने एक और इंकिशाफ किया। मैं हैरानी से उसकी जानिब मुतवज्जे हुआ, क्या ये यकीनी बात है? मानी खेज लहजे में वो बोला, एक खबर मिली थी भाई, जो आपके सामने दोहरा दी, और बर्तन समेटने लगा। मैंने ममनूनियत भरे लहजे में कहा, शुक्रिया जनाब। मैं जानता था कि वो ये खबर मुझ तक क्यों पहुंचा रहा था। उसके जाने के बाद मैं थोड़ी देर तो शशोपंज में डूबा रहा कि वहां जाऊं या न जाऊं। आखिर में जाने का इरादा गालिब आ गया। दिन के 10 साढ़े 10 होने को थे। मैं तैयार होकर बैठक से निकल आया। अगर रात को ये बात मालूम हुई होती तो शायद मैं पलवशा को भी बुलवा लेता। गो वो निरा सरदर्द ही थी, लेकिन कबील खान के खिलाफ काम करते वक्त उसका साथ होना जरूरी था। अलबत्ता उस वक्त उससे राब्ते का कोई जरिया नहीं था, इसलिए मैं अकेला ही चल पड़ा। तबाशुदा हवेली तक जाने का जो रास्ता पलवशा ने हमें दिखाया था वो आसान होने के साथ मुख्तसर भी था। 2-2:30 बजे तक मैं वहां पहुंच चुका था। घने दरख्तों और गुंजान झाड़ियों के दरमियान रास्ता बनाते हुए मैं चक्कर काटकर हवेली के अकब में मौजूद पहाड़ी के करीब पहुंचा। वहां बुलंदी से मैं हवेली की जगह का आसानी से जायजा ले सकता था। मैं दरख्तों के झुंड से निकलकर आगे बढ़ा ही था कि अचानक धमाका हुआ। झटका लगा और मुझे महसूस हुआ जैसे कोई गर्म अंगारा मेरे बाएं कंधे में घुस गया हो। मैं कूल्हों के बल नीचे गिरा और जल्दी से झाड़ियों में रेंग गया। यकीनन उस पहाड़ी पर कबील खान के आदमी मौजूद थे। मैं कुछ ज्यादा ही बेएहतियाती का मुजाहिरा कर बैठा था। मेरे हाथ में थामी हुई ड्रैगनॉफ को देखकर उन्होंने ललकारने की जरूरत महसूस नहीं की थी। इसका मतलब यही था कि कबील खान वहां पहुंचा हुआ था और उसके मुहाफिज चौकस थे।
एक और ब्रस्ट फायर हुआ। गोलियां उसी झाड़ी की तरफ आई थी। मैं झुककर वहां से दूर हटने लगा। 15-20 गज दूर आकर मैं भल भल करते खून को रोकने के लिए जख्म पर अपनी चादर बांधने लगा। गोली गोश्त के अंदर ही रह गई थी। ये पहला मौका था कि मैं किसी की गोली का शिकार बना था। शुरू में गोली लगने की तकलीफ बिल्कुल नहीं हुई थी, मगर उसके बाद लम्हा ब लम्हा दर्द बढ़ता जा रहा था। दूर मुझे किसी के चिल्लाकर कुछ कहने की आवाज आ रही थी। यकीनन उनकी तादाद काफी ज्यादा थी और मेरे लिए उनका मुकाबला करना मुमकिन नहीं था। खासकर उस हालत में तो मैं राइफल चलाने के काबिल भी नहीं था। जख्म पर कपड़ा लपेटकर मैं वहां रुका नहीं था, क्योंकि जख्म से टपकते खून के कतरे मेरे छुपने की जगह को अफशा कर सकते थे। और उस वक्त मेरे दिमाग कंधे की तकलीफ को भुलाकर जान बचाने की तजवीज सोचने में सरगर्दा था। चादर लपेटने के बाद खून बहना तकरीबन रुक गया था। जो थोड़ा बहुत निकल रहा था वो भी चादर में जज्ब होता जा रहा था। मैं तेज कदमों से वहां से दूर हटने लगा। अकबी जाने मुझे 2-3 ब्रस्ट सुनाई दिए। यकीनन वो खामखा गोलियां जाया कर रहे थे। दरख्तों की बहुतात और झाड़ियों के घने झुंड मेरे लिए बेहतरीन पनाहगाह थे। वो इतनी आसानी से मुझे नहीं ढूंढ सकते थे। और जहां तक मेरा अंदाजा था, कबील खान के जाती मुहाफिज मेरी तलाश में ज्यादा देर सर नहीं खपा सकते थे। मेरे कंधे का दर्द मुसलसल बढ़ता जा रहा था। राइफल से स्लिंग निकालकर मैंने गले में डाली और मजरूब बाजू को उसमें लटका लिया, क्योंकि किसी सहारे के न होने की वजह से जख्म में दर्द मजीद बढ़ रहा था। उस वक्त मेरा रुख उसी गार की तरफ था जहां मैंने पलवशा को जदोकोब करके उससे पूछगिछ की थी, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से मेरी रफ्तार में कमी आ गई थी। मुझे सख्त किस्म की नक्काहत महसूस होने लगी, लेकिन मैं आहिस्ता रवीज से चलता रहा। क्लैशनकोफ की गोली मेरे कंधे में मौजूद थी। अगर वो जल्दी बाहर ना निकाली जाती तो यकीनन गोली का जहर फैलकर मेरे कंधे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकता था। उस वक्त मुझे किसी साथी की अशद जरूरत महसूस हुई। अगर पलवशा भी मेरे साथ मौजूद होती फिर भी मुझे काफी आसरा होता। पता नहीं वहां से पलवशा के साथ राब्ता मुमकिन था या नहीं, इस बारे में मुझे कुछ अंदाजा नहीं था। अलबत्ता किसी बुलंद जगह पर जाकर मैं उस तक अपनी आवाज पहुंचाने में कामयाब हो सकता था, और उस वक्त मुझे उसकी अशद जरूरत थी। उससे मदद लेने का ख्याल आते ही मेरे जहन में 3-4 दिन पहले अपने कहे हुए अल्फाज गूंजे, जब उसने मुझसे मदद मांगते वक्त कहा था, देख लो राजा, हम दुश्मन सही पर कबील खान की मौत तक साथी हैं। किसी वक्त तुम्हें भी मुझसे काम पड़ सकता है। और जवाबन मैंने कहा था, तुम्हें काम बताने से पहले मैं खुदकुशी करना पसंद करूंगा। उसकी तौहीन करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन मैंने इसके बावजूद उसका मुकम्मल साथ दिया था। मैंने खुद को तसल्ली दी। वक्फे वक्फे से क्लैशनकोफ के फायर की आवाज मेरे कान में पड़ रही थी। पलवशा ने जाते वक्त कहा था कि वो रात के 8 और 9 बजे के दरमियान आई कॉम ऑन करेगी, और अब मुझे 8 बजने का इंतजार करना था। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह दौड़ाई। 4 बजने वाले थे। 8 बजने से 4 घंटे अब भी बकाया थे। उस वक्त मैं उस गार से जहां मैंने और सरदार ने बसेरा किया था 1.5-2 किलोमीटर ही दूर रहा हूँगा, मगर अपनी हालत के पेश नजर वो जरा सा फासला मुझे बहुत ज्यादा महसूस हो रहा था। लम्हा ब लम्हा मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। कुछ देर दम लेने के लिए मैंने नीचे बैठकर दरख्त के तने से टेक लगा ली। उसी वक्त मुझे अकब से किसी के बोलने की आवाज आई, अलका नो वापस हो, लड़को वापस चलो, वो भाग गया होगा। वो मेरे काफी करीब पहुंच गए थे। अपनी नकाहत और दर्द को पसे पुश्त डालकर मैं फौरन करीबी झाड़ी में रींग गया। वो सरसरी अंदाज में दाएं बाएं देखते आ रहे थे, वरना वहां झाड़ियों के इतने झुंड थे कि उन्हें खंगालने की सूरत में वो अभी तक 10-15 गज आगे भी न बढ़ सके होते। एक और आदमी ने ख्याल जाहिर किया, वैसे उसे गोली तो लगी है, शायद ज्यादा दूर न जा सके। पहले वाले आदमी ने कहा, यार शाहजेब कह रहा था कि उसे गोली बाजू में लगी है, उसकी टांगे तो सलामत हैं और वो ये भी जानता है कि यहाँ रुकने की सूरत में उसकी मौत यकीनी है। एक और आवाज आई, वैसे शाहजेब खान को जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए था, उसे कुछ करीब आने देता तो बासानी जिंदा पकड़ा जा सकता था। चारों थोड़ा सा फैलकर एक कतार में आगे बढ़ते आ रहे थे। मैं दम साधे उसी जगह दुबका रहा। चलते चलते वो किसी घने झुंड में 1-2 छोटे छोटे ब्रस्ट फायर कर देते, गोया दाएं बाएं फैले दरख्तों के घने झुंडों की वो फायर ही के जरिए छानबीन करते आ रहे थे। वो मुझसे चंद कदम के फासले पर गुजरते चले गए, लेकिन वहां से वो ज्यादा आगे नहीं गए थे और 50-60 गज आगे जाकर पीछे मुड़ आए। वापसी पर उनमें से एक तो बिल्कुल मेरे पास से गुजरा था, लेकिन उनका ध्यान एक दूसरे की बातों की तरफ था। उनका तलाशी लेने का अंदाज किसी नापसंदीदा काम को सरंजाम देने जैसा था। लगता था वो किसी नागवार हुक्म की बजा आवरी के लिए उस तरफ आए हों। उनके गुजर जाने की थोड़ी देर बाद तक मैं लेटा रहा और फिर झाड़ी से बाहर निकल आया। मेरे जिस्म का दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था और सही तरीके से चलना भी दुश्वार हो रहा था। उस वक्त जरूरी था कि मैं किसी करीबी आबादी का रुख करता, मगर इस हालत में वहां से अंगूर अड्डे तक चल कर जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था।
सबसे बेहतर पलवशा ही से राब्ता था, लेकिन एक तो उससे बात करने के लिए मुझे रात 8 बजे का इंतजार करना पड़ता, दूसरा वहाँ जंगल में मुश्किल थी कि उससे बात हो पाती। उससे बात करने के लिए मेरा किसी बुलंदी पर पहुंचना जरूरी था, और उस वक्त बदकिस्मती से मैं हमवार जमीन पर बमुश्किल चल पा रहा था, तो बुलंदी पर कैसे चढ़ता? मगर उसके अलावा कोई चाराकार नहीं था। मैं आहिस्ता रवि से करीबी पहाड़ी की तरफ बढ़ता रहा। सबसे मुनासिब गार वाली पहाड़ी थी। 2-2.5 किलोमीटर का फासला तय करने में मुझे 2-3 घंटे लग गए। जब मैं गार से 50-60 गज के फासले पर पहुंचा, उस वक्त शाम के 6:30 बज रहे थे। मेरे पास इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए 1.5 घंटे का वक्त मौजूद था, लेकिन उस वक्त मेरी जो हालत थी उससे मैं या मेरा रब्बे करीम ही वाकिफ था। नकाहत, कमजोरी, बुखार और दर्द की शिद्दत ने मुझे बेहाल कर दिया था। यूं लग रहा था कि मैं ज्यादा देर दर्द का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ जान बचाने की जबिल्लत मुझे तहरीक दिए हुए थी। मैं रेंगने की रफ्तार से बुलंदी का सफर तय करने लगा। पहाड़ी की ऊंचाई पर चढ़ते वक्त सेहतमंद शख्स का सांस फूल जाता है। मैं तो घायल था। वहाँ ऑक्सीजन भी कम थी और उसके साथ बुखार भी मुझे अपनी लपेट में ले चुका था। गोया एक साथ मुझ पर कई मुसीबतें टूट पड़ी थी।